Welcome to Infinity IQ Plus. चलो बच्चों, आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे किस चैप्टर के, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के। ठीक है, आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो ऑलरेडी एग्जाम्स में आ चुके हैं। वो क्वेश्चंस करेंगे किसके, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के। मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं सीबीएसई से ही, अच्छे क्वेश्चंस हैं, शायद वहाँ पर रिपीट हो सकते हैं या फिर इसके जैसे और दूसरे आ सकते हैं। ध्यान देना कि टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं उसको दोबारा रिवाइज करना, क्योंकि हमेशा क्वेश्चंस कुछ स्पेसिफिक टॉपिक से बार बार आते हैं, उस घुमा फिरा के तो वो बाबत में करना पड़ेगा। देखो इधर आओ। सर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो पहले मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया तुम लोग का, विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स इज सीक्रेटेड बाय द ह्यूमन प्लेसेंटा दैट हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। समझ में आया क्या कहना चाह रहा है ये, तुम लोग समझ में आया क्या कहना चाह रहा है ये? वो ये कह रहा है ऐसा कौन सा हार्मोन है जो प्लेसेंटा रिलीज करता है प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए। याद होगा जब प्लेसेंटा जब बनता है ना, जब प्लेसेंटा जब बनता है तो कौन कौन से हार्मोन रिलीज करता है? HCG, HPL, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये चार हार्मोन रिलीज करता है कौन? प्लेसेंटा। कब? जब प्लेसेंटा जस्ट बनना स्टार्ट होता है तभी हार्मोन रिलीज करता है। कौन कौन से? HCG और HPL। अब HPL काम होता है, देखो यहाँ पर फुल फॉर्म लिखा है उन्होंने, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, HPL की फुल फॉर्म। NCERT ने सिर्फ इसका नाम दिया, फुल फॉर्म भी दी है, फंक्शन नहीं दिया। फंक्शन करवा देते हैं इसका, मतलब तुमसे पूछेंगे नहीं फंक्शन इसका। फंक्शन क्या है इसका? मेमोरी ग्लैंड का साइज इंक्रीज करना, याद रखना। ब्रेस्ट का मेमोरी ग्लैंड का साइज को इंक्रीज करना कौन करता है? HPL। और क्वेश्चन में ये नहीं पूछ रहा, वो क्वेश्चन पूछ रहा है प्रेगनेंसी को कौन मेंटेन करेगा। बोलोगे HCG, तो इसका आंसर क्या हो गया? अब कैसे, देखो कैसे करता है ये मेंटेन। प्लेसेंटा जस्ट जब फॉर्म होता है, मतलब कि जब जस्ट प्लेसेंटा बना ही बना है, प्लेसेंटा भी बच्चा है, तो अभी प्लेसेंटा कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहा है? HCG। क्या रिलीज कर रहा है वो? HCG। अब इस HCG का क्या होगा? HCG जाएगा कहाँ पे? ओवरी के अंदर। कहाँ जाएगा ये? ओवरी के अंदर। और ओवरी के अंदर ऑलरेडी यहां पे क्या बना हुआ होगा? कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बना होगा इसके अंदर ऑलरेडी? ओवरी के अंदर क्या बना होगा ऑलरेडी? कॉर्पस ल्यूटियम। जब प्लेसेंटा जस्ट बनता है तो प्लेसेंटा क्या रिलीज करता है? HCG। किसके पास जाएगा? HCG ओवरी के अंदर जाएगा। ओवरी के अंदर ऑलरेडी क्या बनाया है? कॉर्पस ल्यूटियम, जो ओवरी के अंदर होता है, कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज करता है प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन। अब देखो चल क्या रहा है, तो यहां पे ये चल रहा है कि जब प्लेसेंटा बनता है, तो प्लेसेंटा कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा? HCG रिलीज करेगा। HCG कहाँ जाएगा? ओवरी के अंदर जाएगा। ओवरी से क्या निकलवा है? ओवरी के अंदर क्या बना हुआ ऑलरेडी? कॉर्पस ल्यूटियम। उसको मेंटेन करके रहेगा कि भैया कॉर्पस ल्यूटियम अपने आप को डीजनरेट मत करियो, अभी मुझे तेरी नीड है। मतलब कि कॉर्पस ल्यूटियम अपने आप को डीजनरेट नहीं करेगा। जब वो नहीं करेगा तो वो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता रहेगा। जब रिलीज करता रहेगा प्रोजेस्टेरॉन, उससे क्या हो जाएगा? यूट्रस की वॉल थिक की थिक रहेगी। समझ में आया? यूट्रस की वॉल क्या होगी? थिक रहेगी। तो यूट्रस की वॉल जब थिक रहेगी, जो प्रेगनेंसी जो इम्प्लांट हुआ था जो बेबी, वो उसको न्यूट्रिएंट फुल्ली मिलते रहेंगे, बेबी का इम्प्लांट अच्छा रहेगा, उसे खाना मिलता रहेगा। समझ में आ गया? इसका नाम से HCG कैसे हुआ। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा हुआ है, द पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। अच्छा नेक्स्ट चैप्टर क्वेश्चन यहाँ डाल दिया, जो कोई बात नहीं, क्योंकि आपस में कंबाइंड चैप्टर है तुम्हारा ये। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस बाय अ कपल फॉर फैमिली प्लानिंग शुड बी फ्रॉम, मतलब कि
पीरियोडिक एब्स्टिनेंस होता है, उन्हें फैमिली प्लानिंग, उन्हें शादी हो गई है, फैमिली प्लानिंग, वो चाहते हैं कि अभी उनका यंग वन प्रोड्यूस ना हो, वो चाहते हैं अभी उनका यंग वन प्रोड्यूस ना हो, मगर शादी हो गई है, तो किस वक्त मीटिंग वो ना करें, पूरे महीने में ऐसा कौन सा डेज, ऐसा कौन सा वीक है कि उस वक्त मीटिंग ना करने से उनका यंग वन प्रोड्यूस नहीं होगा, वो कौन सा जान लो। देखो तुम लोग जानते हो 1 से लेकर 28 डेज से क्या होती है फीमेल में, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। क्या होती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। अब तुम ये पढ़ा होगा जब पढ़े होते इतना कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जब चलती है पूरे मंथ में, फीमेल में एक मंथ में एक चलती है नेचुरल साइकिल, उसमें फीमेल की बॉडी से एक एग रिलीज होता है मेनली, कभी कभी 2 भी होता है, हम मेनली लेके चल रहे हैं, एक एग रिलीज होगा फीमेल के मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। वो डे कौन सा होगा? अगर हम मोटा मोटे लिखें तो 28 डेज का हाफ क्या होता है, 14th डे पे क्या होता है, एग रिलीज होता है। अगर 28 डेज की मेंस्ट्रुअल, हर फीमेल में अलग अलग डेज चलती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, 28 की, किसी 27 की, किसी 29 की, 30, ऐसे डिपेंड करता रहता है फीमेल टू फीमेल। अगर 28 की लेके चलते हैं तो उसके हाफ मिड में, मतलब कि 14th डे पर क्या होगा, हमारा एग रिलीज होगा। समझ में आया? अभी एक का मतलब क्या है? अब इसका मतलब ये नहीं है जैसे कि आज मान लो लेट से 14 सितंबर है, इसका मतलब ये नहीं है पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में 14 सितंबर को हर फीमेल में एग रिलीज होगा, ऐसा नहीं होता। हर फीमेल में अलग अलग डेज स्टार्ट होते हैं फॉर मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब कि अगर जैसे कि आज है मान लो 1 सितंबर, मतलब कि फीमेल में अगर 1 सितंबर को मेंसेस स्टार्ट हो रहे, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो रही है, तो 14 सितंबर को क्या होगा, फीमेल का एग रिलीज होगा। ऐसे तो उससे आगे पीछे, मान लो 5 सितंबर को स्टार्ट हो रहा है तो क्या करोगे, अगर फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल 5 सितंबर को स्टार्ट हो रही है तो एग कब बनेगा, तो क्या करोगे, 14 डे के अंदर 5 डेज और ऐड कर दोगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 19 सितंबर पे क्या होगा, ओवुलेशन होगा, एग रिलीज होगा। समझ में आ गया क्या कहना हूँ? जिस दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिस दिन मेंसेस स्टार्ट होते हैं वहाँ से काउंट करेंगे 14 डेज, चाहे वो किसी भी दिन मेंसेस स्टार्ट हो रहे हो। मैंने यहाँ से 1 से ईजी करने के लिए मैंने यहाँ से क्या ले लिया, मैंने 1 को ले लिया। अगर 1 को स्टार्ट हो रहा था 14 डे पे क्या होगा, एग रिलीज होगा। मतलब कि ये तो 100% श्योर है, हाँ तो होगा ही होगा। मगर कभी कभी हार्मोन्स का इम्बैलेंस, ऊपर नीचे, ज़्यादा ऊपर नीचे होने से, कुछ भी होने से, क्योंकि हार्मोन्स से इम्बैलेंस होते रहता है बीच में, तो एग कभी कभी जल्दी भी रिलीज़ हो सकता है, और एग स्ट्रेस की वजह से, बीमारी की वजह से, बहुत सारी हेल्थ इशू की वजह से फीमेल में एग लेट भी निकल सकता है। डिपेंड करता है हार्मोन्स पे, जल्दी भी निकल सकता है। 14 तो है मेन डेट, 14 से पहले भी निकल सकता है, 14 के बाद भी, कितना, तो 3-4 डेज आगे पीछे कर लो। अगर यहाँ 14 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10th डे से लेकर यहाँ मैंने कितने माइनस करें, 4 लगभग, और आगे ऐड कर दो, कितना हो जाएगा यहाँ पे 14, 15, 16, 17, एक ही निकाल लो, 17th डे, मतलब कि 10th सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक क्या मत करो, मीटिंग मत करो। मतलब कि शादी तो हो गई है उनकी, मीटिंग तो करेंगे, कोइटस तो करेंगे, मगर इस एक वीक कोइटस मत करो 10th सितंबर से लेकर 17, क्योंकि इस वक्त हाई चांस है एग रिलीज होने के। जब यहाँ पर एग रिलीज होने के हाई चांस है तो मीटिंग मत करो। जब मीटिंग नहीं करेंगे तो फर्टिलाइजेशन का होगा नहीं। बाकी टाइम जितने डेज बचे हैं 1 से लेकर 10 सितंबर और 17 से लेकर आगे आने वाले आगे डे सितंबर के, उससे मीटिंग करो, कोइटस को, कोई तो कम चांस हो जाएंगे यंग वन प्रोड्यूस होने के, ना नहीं बोल रहा हूँ, कम हो जाएंगे और कम चांस हो जाएंगे
फर्टिलाइजेशन होने के। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा इसका? सी, 10th to 17th ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के वक्त मीटिंग नहीं करनी फॉर यंग प्रोड्यूस, नहीं करने के लिए। समझ में आ गया इतना? ये दो तुम्हारे मैंने करवाया यहाँ पे MCQ। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, जब देख लो यहाँ पे क्या है। अब उसने ड्रॉ पूछा हुआ है कि ड्रॉ कर दो किसका डायग्राम, ओवरी का। उसके अंदर तुम्हें क्या क्या दिखाना है, ब्लड वेसल्स, प्राइमरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल एंड ओवम, तुम्हें ये सब दिखाना है। अब ड्रॉ करना है। NCERT का ड्रॉ कर सकते हो वो, या फिर ये वाला ड्रॉ कर सकते हो, तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे, मैंने खुद बनाया हुआ है। बहुत नहीं तो प्रैक्टिकल फाइल वहाँ मिल जाएगा तुम लोगों को। अगर यहाँ समझ में ना आ रहा हो क्या लिखा हुआ है, ये क्या है, जो तुम लोगों को प्रैक्टिकल्स में करवाया गया होगा, वहाँ प्रैक्टिकल फाइल मिलेगी आप लोगों को, लाइब्रेरी फाइल जो मिलती है उसके अंत में डायग्राम ये मिल जाएगा, ठीक है। या फिर NCERT का भी ड्रॉ कर सकते हो। ये थोड़ा सा मैंने हैवी डायग्राम बना दिया है, देखो यहाँ पे लिखा है उन्होंने। अब बोल रहा है कि ब्लड वेसल्स दिखाओ, कहाँ है, ये है तुम्हारा TS ऑफ ओवरी, ये रही तुम्हारी ब्लड वेसल्स, दिखा रखा है डायग्राम। अगला बोल रहा है कि प्राइमरी फॉलिकल कहाँ है, दिखाओ। देखो ये लिखा हुआ प्राइमरी फॉलिकल, यह तुम्हारा प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल के अंदर ये क्या है, ये डॉट सा, इसे बोलते हैं प्राइमरी oocyte। पढ़ा है oogenesis, एग्जाम में आता है oogenesis। प्राइमरी फॉलिकल के अंदर क्या होता है, प्राइमरी oocyte, जो कौन सी स्टेज पे होल्ड होता है, पढ़ा है, मियोसिस 1 पे होल्ड होता है। क्यों होल्ड होता है, कि फीमेल के अंदर भी ग्लैंड्स डेवलप नहीं हुए हैं, अभी उसके अंदर oogenesis सिर्फ स्टार्ट हुई है, तो वो कहाँ पे रुका हुआ होता है, oogenesis के अंदर प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 पे। मगर जो प्राइमरी oocyte है उसके ऊपर क्या अटैच होते हैं, फॉलिकल्स। कौन से फॉलिकल्स, ये लिखा हुआ, उन्हें बोलो फॉलिकल सेल्स बोलो, जर्मिनल एपिथेलियम बोलो, या ग्रेनुलर सेल्स बोलो, कुछ भी बोलो। मतलब कि ये जो डॉट है, ऐसे देखो, ये क्या है, ये है हमारा प्राइमरी oocyte। उस प्राइमरी oocyte के ऊपर फॉलिकल्स हैं, ऐसे करके। ये क्या अंदर, प्राइमरी oocyte, और ये क्या है हमारा फॉलिकुलर सेल्स। अब इस पूरे को मैं क्या बोलूँगा, इसे बोलूँगा प्राइमरी फॉलिकल। क्या बोलूँगा इसको मैं, प्राइमरी फॉलिकल। समझ में आया तुम लोगों को, ठीक है। तो डायग्राम तुम्हें ड्रॉ करना है, ये तुम इसको डायग्राम ड्रॉ करके आ सकते हो। थर्ड क्या पूछा हुआ है, टर्शरी, कहाँ है टर्शरी फॉलिकल, ये रहा टर्शरी फॉलिकल। ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा टर्शरी फॉलिकल। हमने क्या 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 मार्क किया हुआ है, सबसे बाहर के लेयर का नाम क्या होता है, थीका एक्सटर्ना। उसके अंदर क्या मिलती है, थीका इंटरना। उसके अंदर क्या तुम्हें क्या मिलता है, ग्रैनुलोसा सेल्स, जिसके अंदर क्या भरा होता है, एस्ट्रोजन। उसके अंदर तुम्हें क्या मिलेगा, एंट्रम। एंट्रम में क्या भरा होता है, एस्ट्रोजन। फिर क्या तुम्हें मिलेगा, फिर मिलेगा तुम्हें यहाँ पे सेकेंडरी oocyte। क्या मिलेगा तुम्हें यहाँ पे, सेकेंडरी oocyte। समझ में आया, ये तुम्हारा हो गया इसका डायग्राम। अब ये ओवम पूछ रहा, ओवम कहाँ है, देखो ये दिखा रखा ओवम, ये तुम्हारा ओवम, ठीक है, दिखा रखा। क्या देखो कवरिंग के नाम देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, सबसे भागा नाम क्या है, सबसे कवरिंग का भागा नाम क्या है, ये लिखा हुआ कोरोना रेडिएटा। उसके अंदर ये क्या है, ये जो डार्क कलर का दिखा रखा ब्लू, ये तुम्हारा जोना पैलिसुडा। ये क्या है, ये है तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके अंदर क्या है, ये तुम्हारा सेकेंडरी oocyte, जो होल्ड होगा मियोसिस 2 पे, जो होल्ड होगा मियोसिस 2 पे। इसे हम क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे ओवम। क्या बोलेंगे इसी को, ओवम। ये ड्रॉ करना है, ये रहा डायग्राम ये वाला। समझ में आया, इसे ड्रॉ पूछा हुआ है, ड्रॉ कर तो यहाँ पे दिखाने, यहाँ पे दिखाया हुआ है। थोड़ा सा ये बड़ा डायग्राम है, छोटा नहीं है। तो इसका तुम लोग स्क्रीनशॉट लेके घर पे ट्राई कर सकते हो उसे लर्न करने की, ठीक है। मैं इसको साफ कर देता हूँ, ये लो, इसका स्क्रीनशॉट लेके तुम इसको घर पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। समझ में आ गया था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है इसमें, एट विच स्टेज ऑफ लाइफ आर प्राइमरी फॉलिकल्स फॉर्म्ड इन द ह्यूमन फीमेल। मतलब कि इसकी बात कर रहा है, ये प्राइमरी फॉलिकल्स कब बनते हैं,
ये तब बनते हैं जब फीमेल कहाँ होती है, वॉम में, यूट्रस में, बिफोर बर्थ। समझ में आया? मतलब प्राइमरी फॉलिकल्स तो तब बच जाते हैं जब फीमेल का बर्थ भी नहीं हुआ होता है। बिफोर बर्थ उनकी ओवरी के अंदर क्या बन जाते हैं, प्राइमरी फॉलिकल। नेक्स्ट क्या पूछा हुआ है, एक्सप्लेन द इवेंट्स दैट अकर्स एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन टिल द ऑनसेट ऑफ द नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब वो किसकी बात कर रहा है, यहाँ बात कर रहा है वो हॉर्मोन्स, बताओ जो काम करते हैं इस वक्त अपना। देखो यहाँ पे ये इसका आंसर है। इन्होंने यहाँ पे क्या, कौन से हार्मोन्स का नाम लिया है, FSH एंड LH। अब इनका काम क्या होता है, देखो ये तुम्हारे NCERT का डायग्राम है। अब NCERT ने क्या दिखा रखा है यहाँ पे, ऐसे करके FSH का लेवल हाई है ना, यहाँ पे FSH का लेवल हाई होगा और यहाँ पे इसका लेवल किसका होगा, हाई, LH का। ऐसे दिखा दो, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, एग्जैक्ट नया मैंने, ये है तुम्हारा LH और ये तुम्हारा क्या है, FSH। देखो ये हार्मोन करते क्या है, पहले क्या है LH, दूसरा कौन सा है FSH। इस जरा NCERT के डायग्राम में देखो, तुम्हें दिखा रखा हुआ है यहाँ पे कि 1 से लेकर ये जो चलती है ना मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये पूरी होती है 1 से लेकर 28 डेज तक मेंस्ट्रुअल साइकिल। उसमें से मेंस्ट्रुएशन फेज कब से कब तक होता है, बोलोगे 1 से लेकर 5 तक क्या होता है, ये तुम्हारा कौन सा होता है, मेंस्ट्रुएशन फेज होता है, ऐसे करके, जहाँ पे क्या होते हैं, मेंसेस मतलब कि ब्लड आता है। 6 से लेकर 13 तक क्या होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, 13 तक क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं फॉलिकुलर फेज या फिर प्रोलिफरेटिव फेज, ठीक है। 14 को क्या बोलते हैं, लिख लो, इसे बोलते हैं ओवुलेटरी फेज। ओवुलेटरी मतलब जब एग रिलीज होता है। फिर 15 से लेकर 28 तक इसे क्या बोलते हैं हम लोग, ल्यूट्रल फेज, सिक्रेटरी फेज। फिर बाद में 28 डेज के बाद क्या, दोबारा न्यू साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। तो हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल को 3 फेज में डिवाइड किया हुआ है। 1 से लेकर 5 डेज तक हमने क्या बोला हुआ है, मेंस्ट्रुएशन फेज, ठीक है। 6 से लेकर 13 तक हमने क्या बोला हुआ है, फॉलिकुलर फेज, जिसका दूसरा नाम क्या है, प्रोलिफरेटिव फेज, ठीक है। 14 को क्या बोल रहे हैं, ओवुलेटरी फेज। 15 से लेकर 28 डेज को हम क्या बोल रहे हैं, ल्यूट्रल फेज, दूसरा नाम है सिक्रेटरी फेज। अब यहाँ पे होता क्या है, अब एग्ज़ाम में तुमसे कभी भी पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं पूछेंगे, वो उसको पार्ट्स में पूछेंगे बताओ फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, समझ रहे हो। वो पूछेंगे बताओ ओवेरियन हार्मोन लेवल क्या होते हैं, या उनका लेवल का क्या अमाउंट होता है, किस फेज में बोलोगे, वो पूछेगा फॉलिकुलर फेज में। तुमसे वो तोड़ के पूछेगा। कंप्लीट मेंस्ट्रुअल साइकिल अब नहीं पूछते, पहले आते थे इसके एग्जाम में डिस्क्राइब 5 मार्क्स में डेट क्वेश्चन, अब नहीं आते। अब वो तुमको तोड़ के पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्ट्स में पूछेगा तुम लोगों से वो क्वेश्चंस। चलो मैं पूरी समझा देता हूँ मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ पर चल क्या रहा है। देखो ये जो एस्ट्रोजन है, ये धीरे धीरे इसका लेवल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, दिख रहा है, धीरे धीरे इसका लेवल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ कैसे रहा है, कौन बढ़ा रहा है, ओवरी तो रिलीज कर रही है, ओवरी के अंदर कौन रिलीज कर रहा है ये हार्मोन, बोलोगे ये रिलीज कर रहा है हमारा फॉलिकल्स। कौन रिलीज कर रहा है, फॉलिकल्स। देखो यहाँ पे क्या होता है, यह है तुम्हारा प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, ये टर्शरी फॉलिकल, ये ग्रेफ फॉलिकल। तो ये जो फॉलिकल के अंदर जो एंट्रम है, जो रेड कलर तुम्हें दिख रहा है एंट्रम, इस एंट्रम के अंदर क्या भरा होता है, एस्ट्रोजन। जैसे जैसे फॉलिकल का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे एंट्रम का साइज भी बढ़ रहा है, एंट्रम का साइज बढ़ रहा है तो एस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ता जा रहा है। और ये एस्ट्रोजन क्या करता है, यूट्रस की वॉल को धीरे धीरे थिक कर रहा होता है, तैयार कर रहा होता है धीरे धीरे। समझ में क्या करना चाह रहा हूँ,
अब फॉलिकल्स को कौन कन्वर्ट कर रहा है, प्राइमरी को सेकेंडरी में, सेकेंडरी को टर्शरी में, टर्शरी को ग्राफियन फॉलिकल में, इसको कौन कन्वर्ट कर रहा है, बोलोगे FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये ना FSH, नाम में मतलब छिपा हुआ है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो हार्मोन फॉलिकल्स के अंदर डेवलप करवाए, प्राइमरी को सेकेंडरी, सेकेंडरी को टर्शरी, टर्शरी को ग्राफियन, तो इसको कन्वर्ट कौन करवा रहा है, FSH। इनके अंदर क्या भरा हुआ है, एंट्रम, एंट्रम में क्या होता है, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन का काम क्या होता है, यूट्रस की वॉल को धीरे धीरे थिक करना, पल्ले बढ़िया। फिर LH का काम क्या होता है, LH का काम होता है जब मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल जब बन जाता है, जब मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल जब बन जाता है तो वो ओवरी की वॉल से जाके रप्चर होता है, उसे बोलते ओवुलेशन, और यहाँ से एग निकल के, ओव निकल के बाहर आता है, फैलोपियन ट्यूब में वेट करता है 1 से 2 दिन तक। नहीं आया, दोबारा देखो, मैं जब प्राइमरी को कन्वर्ट करेगा सेकेंडरी में FSH, और सेकेंडरी करेगा टर्शरी में, टर्शरी करेगा ग्राफियन फॉलिकल में। अब ग्राफियन फॉलिकल 14th डे पर क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा। उसको रप्चर किसने करवाया कि भैया तू बन गया अब जाके फट जा, LH ने, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन ने। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन क्या कर रहा है, मैच्योर फॉलिकल को ओवरी की वॉल से रप्चर करवा रहा है, और क्या करवा रहा है, उसका ओवुलेशन, एग निकलवा रहा है। जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल फटेगा, रप्चर होगा, एस्ट्रोजन का लेवल गिर जाएगा, क्योंकि अब तो फट गया एंट्रम। जब एंट्रम भी फट गया तब कौन रिलीज करेगा, एस्ट्रोजन, कोई नहीं कर रहा, तो लेवल क्या हो गया उसका, डिक्रीज हो गया। समझ में आ गया। फिर ये जो सेल्स होती हैं, ये वाली जिसे बोलते हैं थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना, ग्रैनुलोसा सेल्स, उन सब से मिलके क्या बनता है हमारा, कॉर्पस ल्यूटियम। इसकी बात कर रहा था मैं, उन सब से मिलके क्या बनता है, कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है ज़्यादा और एस्ट्रोजन रिलीज करता है कम। मतलब तुम्हारी NCERT लिखा है कि ओनली प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है, तो ठीक है वो याद कर लो। तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरोन। तो अभी तक तो कोई भी रिलीज नहीं कर रहा था प्रोजेस्टेरोन, जैसे ही बना कॉर्पस ल्यूटियम, प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या हो गया, बढ़ गया। इसका काम क्या होता है प्रोजेस्टेरोन लेवल का, यूट्रस की वॉल को जो थिक हो गई है उसको एक तो थिक करवाना पहले से थोड़ी ज़्यादा, और उसको मेंटेन करके रखना कि वो थिन ना हो जाए। थिक को थिक कौन मेंटेन करेगा, प्रोजेस्टेरोन, और यूट्रस की वॉल को थोड़ा बहुत थिक करने में हेल्प करता है। दूसरा मेन काम क्या होता है, यूट्रस की वॉल को थिक करके रखता है, मेंटेन करके रखता है फॉर प्रेगनेंसी, कौन, प्रोजेस्टेरोन। देखो ना, जो यहाँ पे यूट्रस की वॉल जो धीरे धीरे थिक हो रही है, और यहाँ जा क्या हो गई है, कांस्टेंट हो गई है, कि अब थिन नहीं होने देगा, कौन, प्रोजेस्टेरोन। थिक की थिक रहेगा, क्यों रहेगा, और इम्प्लांटेशन, क्यों, कि कॉर्पस ल्यूटियम कब बनता है, जब ओवुलेशन हो चुका होता है, मतलब कि ओवुलेशन हो चुका है, मतलब कि एग निकल चुका है, एग निकल चुका है, मतलब कि स्पर्म अगर आ गया तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ज़ायगोट बन जाएगा। और ज़ायगोट के इम्प्लांटेशन के लिए यूट्रस की वॉल क्या होनी चाहिए, थिक होनी चाहिए। तो कॉर्पस ल्यूटियम यूट्रस की वॉल 1 हफ्ते तक थिक करके रखता है, कि अब आएगा प्लेसेंटा, अब आएगा ज़ायगोट, अब आएगा ज़ायगोट, अब 1 हफ्ते तक वो यूट्रस की वॉल को थिक करके रहेगा। अगर 1 वीक के अंदर ज़ायगोट आ गया फॉर इम्प्लांटेशन तो ठीक है, मेंटेन रहेगा यूट्रस, थिक का थिक रहेगा। उसे कौन थिक करवा के रहेगा, मेंटेन, HCG। अगर इम्प्लांटेशन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो 1 वीक के बाद कॉर्पस ल्यूटियम अपने आप को डीजनरेट कर लेता है और बना देगा कॉर्पस एल्बिकेंस। नहीं याद करना है, इंस्टार्ट बाहर का है। अपने आप को रिग्रेशन, क्या बोलते हैं, रिग्रेशन, कॉर्पस ल्यूटियम अपने आप को डीजनरेट कर लेगा 1 वीक के बाद। जब अपना को डीजनरेट कर लेगा, फिर कॉर्पस ल्यूटियम कोई भी हार्मोन रिलीज नहीं करेगा। जब कोई भी हार्मोन रिलीज नहीं करेगा तो यूट्रस की वॉल जो थिक हुई थी दोबारा वो थिन होने लगेगी, दोबारा मेंसेस स्टार्ट हो जाएंगे। समझ में आया, आया नहीं आया। अब इस क्वेश्चन का आंसर पढ़ लो, क्या लिखा हुआ है। बोथ LH एंड FSH अटेन अ पीक लेवल इन द मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तुम्हें याद होगा, ये रहा
इस ये ना 14th पे क्या होता है, दोनों का लेवल क्या होता है, चेक करो एनसीईआरटी, LH एंड FH दोनों का लेवल हाई होता है। किस पे, 14th डे पे। आगे ये लिखा हुआ रैपिड सीक्रेशन ऑफ LH लीडिंग टू मैक्सिमम लेवल ऑफ कोल्ड LH सर्ज। जब LH का लेवल बढ़ जाता है 14 डे पे, क्योंकि वो क्या करवाएगा LH, कॉर्पस वो क्या बोलते हैं मैचोग्राफिन फॉलिकल रप्चर करवाएगा, तो हाई अमाउंट ऑफ LH को हम क्या बोलते हैं, LH सर्ज। LH सर्ज जिसका काम क्या होता है, इंड्यूस रप्चर करवाना, किसको रप्चर करवाना, ग्राफियन फॉलिकल को इसको हम क्या बोलते हैं, ओवुलेशन। समझ में आया। फिर ग्राफियन फॉलिकल का जो बचा हुआ पार्ट होता है, थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना, ग्रैनुलोसा सेल्स, उनसे क्या बनता है, कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम क्या रिलीज करता है लार्ज अमाउंट में, प्रोजेस्टेरोन। इसका काम क्या होता है, यूट्रस की एंडोमीट्रियल वॉल को मेंटेन करके रखना, थिक करके रखना। क्यों करके रखना थिक, क्योंकि फॉर इम्प्लांटेशन। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, एब्सेंस फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो कॉर्पस ल्यूटियम अपने आप क्या कर लेगा, डीजनरेट। जैसे डीजनरेट करेगा तो एंडोमीट्रियम वॉल क्या हो जाएगी, डिसइंटीग्रेट, टूटने लगेगी, दोबारा मेंसेस आ जाएंगे। मतलब कि अगर कपल मीटिंग करता है, नेक्स्ट मंथ फीमेल के मेंसेस नहीं आते, तो ये हो सकता है कि उनका फर्टिलाइजेशन हो गया हो। अगर मेंसेस आ गए दोबारा, मतलब कि फर्टिलाइजेशन उनका नहीं हुआ। समझ में आया इतना। यहाँ पे क्या पूछा हम लोगों ने, स्टेट द साइट ऑफ एक्शन of FSH in the testes and describe its application या फिर action thereafter। अब ये बोल रहा है कि बताओ FSH का काम क्या था। अगर तुम लोगों को कुछ याद हो तो देखो हाइपोथैलेमस रिलीज करता है GnRH नाम का हार्मोन। नाम जानते हो, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये GnRH कहाँ जाएगा, ये जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। किसके पास जाएगा, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। और फिर पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करेगा दो हार्मोन। कौन कौन से, एक है FSH, एक है LH। अब इन हार्मोन्स का क्या होगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, ये जाएगा तुम्हारे सर्टोली सेल के पास। किसके पास, सर्टोली सेल्स के पास। ठीक है। अब सर्टोली सेल्स के पास जाने के बाद क्या होगा, ये तुम्हें दिख रहा है स्पर्मेटिड्स, पढ़ा होगा। ये जो स्पर्मेटिड्स हैं, ये होता है नॉन मोटाइल स्पर्म। मतलब कि स्पर्म तो है, किसी काम का नहीं है। स्पर्म तो है मगर किसी काम का ये नहीं है, क्योंकि इसके पास एक एंजाइम नहीं है, इसका एक फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, मतलब कि सर्टोली सेल क्या करती है, उस स्पर्मेटिड को फैक्टर देती है। फैक्टर बोलो, एक प्रोटीन बोलो, एंजाइम बोलो। मतलब कि सर्टोली सेल क्या प्रोवाइड करता है, स्पर्मेटिड जाता है सर्टोली सेल के पास, उसके अंदर घुस जाता है, उसके अंदर से कोई फैक्टर एब्जॉर्ब करता है, लेता है, और फिर बन जाता है तुम्हारा स्पर्मेटोजोआ। स्पर्म मतलब कि, समझ में आया। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को हम, स्पर्मियोजेनेसिस। दुआ सुन लो जिसको नहीं आया, ये आता है एग्जाम में, नीट भी आता है। हाइपोथैलेमस रिलीज करा GnRH, GnRH कहाँ जाएगा, पिट्यूटरी के पास जाएगा। पिट्यूटरी करेगा दो हार्मोन रिलीज, FSH एंड LH। FSH जाएगा सर्टोली सेल के पास। सर्टोली सेल्स क्या करेंगे, स्पर्मेटिड को कन्वर्ट करेगा स्पर्मेटोजोआ में। क्या देके, एक फैक्टर देके, एक एंजाइम देके। मतलब कि जो भी नॉन मोटाइल था वो क्या बन जाएगा फैक्टर लेने के बाद, मोटाइल। उसे क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजोआ। इस प्रोसेस का नाम क्या, स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं इसको, स्पर्मियोजेनेसिस। इतना आ गया।
दूसरा देखो, अब ये जो LH है ये जाता है लीडिंग सेल्स के पास। किसके पास जाता है ये? LH लीडिंग सेल्स के पास। और लीडिंग सेल्स क्या रिलीज करती है? एंड्रोजन बोलो या फिर टेस्टोस्टेरोन बोलो। LH हार्मोन जाएगा लीडिंग सेल के पास, फिर लीडिंग सेल्स क्या रिलीज करेगा? एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म की फॉर्मेशन करवाता है। आया? अब क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ तब देख लो। तो यहाँ पर सिर्फ पूछा हुआ FSH का रोल, और मैंने तुम्हें सारा बता दिया है, FH का भी और LH का भी। देखो क्या लिखा गया है, FSH किसके पास जाता है? देखो याद है, FSH जाता है सर्टोली सेल्स के पास, जो स्पर्मेटिड को कन्वर्ट करता है स्पर्मेटोजोआ में। देखो वही बात वही लिखा होगा। FSH सर्टोली सेल्स इन कहाँ होती है? सर्टोली सेल बोलोगे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में होती हैं, जो इंड्यूस करती हैं सम फैक्टर्स क्या करने के लिए? स्पर्मियोजेनेसिस। क्या था स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब? स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्मेटिड को कन्वर्ट करना स्पर्मेटोजोआ में। पहले बड़ा नेक्स्ट पॉइंट देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिस्क्राइब द रोल ऑफ LH। अभी करवाया LH का रोल, देखो जरा। LH जाता है लेडी सेल्स के पास, ऑफ कोर्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही होती हैं ये, लेडी सेल्स के पास। ये लिस्ट करेगा टेस्टोस्टेरोन से काम है, क्या काम है? स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म की फॉर्मेशन करवाना। देखो ये रहा, LH जाएगा एक्ट ऑन लीडिंग सेल्स के पास, जो स्टिमुलस करेगा क्या? एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन, जिससे काम क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म की फॉर्मेशन करवाना। पल्ले पड़ा। इतना आया नहीं आया? 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए तुम्हारे। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? नेम द सेल एंड दे। अच्छा पहले देख लो, ये शायद तुम लोगों को ये भी याद ना हो, तो ये प्रैक्टिस करवाया। तो ये है हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या है हमारा ये? स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस। इसमें क्या होता है जब देख लो, देखो टेस्टिस के अंदर क्या होती हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। उन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या होती है? हमारी स्पर्मेटोगोनिया वाली सेल, स्पर्मेटोगोनिया। अब वो स्पर्मेटोगोनिया अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा थ्रू माइटोसिस, और क्या बना देगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्लोइडी क्या है इनकी? ये भी डिप्लॉइड है, ये भी डिप्लॉइड होगा, क्योंकि माइटोसिस से प्लोइडी सेम रहती है। मतलब कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या है? स्पर्मेटोगोनिया, उसके अंदर क्या होगा? माइटोसिस, जिससे बनेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा? इसमें होगा मियोसिस 1। क्या होगा इसके अंदर तुम्हारा? मियोसिस 1, जिससे बनेंगी 2 सेल। उन 2 सेल्स का नाम क्या होगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। प्लोइडी क्या होगी इनकी? हैप्लोइड। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा? इसमें होगा मियोसिस 2, जिससे बनेंगी 4 सेल। देखो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इसको दिखाया गया है, इस वाली बॉल को, ब्लू वाली बॉल को, ठीक है। इससे क्या बन रही है? 2 पर्पल वाली बॉल्स, इनको क्या बोला गया है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और 2 पर्पल वाली बॉल से बन रही है 4 ग्रीन वाली बॉल्स, इनको क्या बोला गया है? स्पर्मेटिड। तो वही तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ मैं। पहला था स्पर्मेटोगोनिया, उसके अंदर हुआ माइटोसिस, जिससे बना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब उसके अंदर होगा मियोसिस 1, उससे बनेंगी 2 सेल, नाम है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, प्लोइडी हैप्लोइड। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा? मियोसिस 2 होगा, उससे बनेंगी 4 सेल, नाम होगा स्पर्मेटिड। अब स्पर्मेटिड कहाँ जाएगा? सर्टोली सेल्स के पास, उससे लेगा न्यूट्रिशन एंजाइम फैक्टर, जिससे क्या बन जाएगा? वो स्पर्मेटोजोआ। समझ में आया? अब क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? वो पूछा है सेल का नाम लिखो और प्रोडक्ट लिखो, उससे क्या बनेगा? माइटोसिस एंड डिफरेंशिएशन कहाँ होता है? ये रहा। डिफरेंशिएशन मतलब होता है
कि जब सेल्स मल्टीप्लाई कर लेती है, अपने आप को डिवाइड कर लेती है, माइटोसिस से इतनी सी सेल्स थी, माइटोसिस से इतनी सारी सेल्स हो गई, अब डिवाइड करने के बाद एक पर्टिकुलर शेप ले लेगी, अब वो डिवाइड नहीं करेगी, मतलब कि अब वो पर्टिकुलर पहले जैसे नहीं रही, अब वो पर्टिकुलर एक शेप ले लेगी, जैसे वो पहले थी अब वो वैसे वो नहीं रही, उसे बोलते डिफ्रेंशिएशन। जैसे वो पहले थी अब वो वैसे ही वो नहीं रही। इसका एग्जांपल तो कैसे दे रखा है, ये सारी रेड है, ये सारी क्या है, रेड है। बिफोर डिफ्रेंशिएशन सब में माइटोस हुआ, मल्टीप्लाई हो गई, अब वो रेड वाली सेल्स कन्वर्ट हो गई ब्लू वाली में, मतलब कि उसने अपने अंदर कुछ चेंज कर लिया, अब वो पहले जैसे सेल्स नहीं रही, अब वो बन गई ब्लू वाली सेल, उसका नाम क्या हो गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था कि माइटोस में किस में होता है, तो ये रहा, कौन सी सेल है वो, स्पर्मेटोगोनिया, जिसके अंदर क्या हो रहा है, माइटोसिस और डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, ये हो रहा, जिससे क्या बन रहा है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जिससे क्या बन रहा है, ये बन रहा है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। समझ में आ गया। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 कहाँ होता है, ये रहा, यहाँ पे होता है मियोसिस 1, यहाँ होता है मियोसिस 2, तो क्या बोलोगे इसके आंसर में, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 1 होने के बाद क्या बनता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अगर ये एक सेल से क्या बनेगी, यहाँ पे ये 2 सेल, अब ये 2 जो बनी है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, इसमें क्या होगा, मियोसिस 2, उससे बनेंगी 4 सेल, उनको क्या बोलेंगे, स्पर्मेटिड, ये वाली बल्ले बड़ा वो दिखा रखा है, आगे नहीं आया, ठीक है, ये इसके क्वेश्चन के ये तो तुमसे इनडायरेक्टली उन लोगों ने ये स्पर्मेटोजेनेसिस तोड़ तोड़ के पूछ ली, एग्जाम में ऐसे होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, अब वो सार वो पूछते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, सार समरी पूछेंगे उसकी, ये क्या होता है कम मार्क्स में, या फिर पूछेंगे उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे, ये तो थे कि म्यूसिस 1 कहाँ होता है, म्यूसिस 2 कहाँ होता है, माइटोसिस कहाँ होता है, वही पूछ लिया उसने डायरेक्ट। समझ में आ गया। नेक्स्ट है, नेम द एसेसरी डक्ट दैट आर स्पर्म ट्रैवल फ्रॉम द सेमिवेस्टिब्यूल टू द एपिडर्मिस। तो ये तुम्हें एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, डैट यहाँ लिखा है, एक पूरा पैसेज लिखा रखा है एनसीईआरटी ने। इसका आंसर क्या है, रेटाटेस्टिस एंड वासा एफ्रेंशिया, रेटाटेस्टिस एंड वासा एफ्रेंशिया। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेंशन द साइट वेयर फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम अकर्स इन द ह्यूमन फीमेल। क्या बोलोगे, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में होता है फर्टिलाइजेशन, जब एग ओवुलेशन हुआ था तो एग कहाँ जाता है, फैलोपियन ट्यूब में वेट करता है 1 से 2 दिन तक। अब वेट ही करता रहेगा क्या, इस समय का आएगा तो फर्टिलाइज कर देगा। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में। अगर स्पेसिफिक पूछे फैलोपियन ट्यूब में कहाँ, तो बोलोगे एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन, या फिर ये ना एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन, ये पर्टिकुलर लोकेशन जहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। अब एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड मेंशन हाउ पॉलीस्पर्म इज प्रिवेंटेड। तुम्हें याद होगा, देखो मैं बना देता हूँ, ये रहा, ये सेकेंडरी oocyte, उसके ऊपर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यह जोना पेलुसिडा, और ये क्या है, कोरोना रेडिएटा। देखो मैं हमारे तो ये है तुम्हारी कोरोना रेडिएटा, ये है जोना पेलुसिडा, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये क्या है, सेकेंडरी oocyte। ये कहाँ है, ये फैलोपियन ट्यूब में। क्या कर रहा होगा, स्पर्म का वेट कर रहा होगा। अब स्पर्म यहाँ पे आएगा, स्पर्म के हेड पे क्या होते हैं, एक्रोजोम, पढ़ा होगा एनसीईआरटी में, एक्रोजोम। एक्रोजोम में क्या होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, मतलब कि स्पर्म के हेड में क्या होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। और उनके नाम क्या तुम्हें नहीं याद करने नहीं दिया एनसीईआरटी में, इतना याद रखना। स्पर्म के हेड में क्या होता है, एक्रोजोम, उस एक्रोजोम में क्या होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। वो एंजाइम्स क्या करते हैं, सबसे पहले डिजोल्व करेंगे कोरोना रेडिएटा को, फिर डिजोल्व करेंगे जोना पेलुसिडा को,
फिर वो देखो स्पर्म कैसे एंटर करता है, ये एग है, ऐसे अंदर आएगा स्पर्म, ऐसे आएगा, ऐसे घुस जाएगा। तो उस एंजाइम जो उसके हेड में जो एंजाइम्स थे, वो एंजाइम्स क्या करेंगे, पहले डिजोल्व करेंगे कोरोना रेडिएटा को, पहले डिजोल्व करेंगे कोरोना रेडिएटा को, फिर वो एंटर करेंगे ज़ोना पैलिसोडा को डिजोल्व करेंगे। अब ज़ोना पैलिसोडा जब डिजोल्व होगी तो स्पर्म पूरा एंटर नहीं करता है, स्पर्म तो वहीं रुक जाता है और अपने हेड में से एक सेंट्रियोल और एक न्यूक्लियस निकाल के अंदर छोड़ देता है। कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में, सेल के एग के साइटोप्लाज्म में। दुआ सुन लो, जैसे स्पर्म आ रहा है, मान लो मैं स्पर्म हूँ, ऐसे एंटर किया तो यहाँ पे मेरे एंजाइम्स है, वो एंजाइम्स डिजोल्व कर देंगे पहले कोरोना रेडिएटा को, फिर ज़ोना पैलिसोडा को। अब मैं पूरा स्पर्म एंटर नहीं करूँगा अंदर, मैं सिर्फ अपने अंदर से निकाल के सेंट्रियोल और न्यूक्लियस निकाल के एग के अंदर ट्रांसफ़र कर दूँगा, सेंड कर दूँगा, छोड़ दूँगा, बाकी मेरी बॉडी वहीं पीछे रुकी रहेगी। तो अंदर क्या एंटर करता है, सिर्फ न्यूक्लियस और सेंट्रियोल। समझ में आया तुम्हें इतना? आ गया। अब फिर वो सेकेंडरी उस साइड से कन्फ्यूज़ कर जाएगा, ये न्यूक्लियस उससे कन्फ्यूज़ कर जाएगा स्पर्म का न्यूक्लियस, और यहाँ क्या बन जाएगा तुम्हारा, जाइगोट। क्या बन जाएगा यहाँ पे तुम्हारा, जाइगोट। एक चीज़ और, अब ये जो ओवम होता है ना, ये जो सेकेंडरी ओसाइट है, ये होल्ड होता है मियोसिस 2 पे। कौन सी स्टेज पे, मेटाफेज 2 पे। क्यों? क्योंकि उसके पास सेंट्रियोल नहीं था, दुआ सुन लो। जब ओवम बनता है तो वहाँ भी तो म्यूसिस होगा, जैसे कि हमने स्पर्म में पढ़ा था, स्पर्मेटोजेनेसिस से पढ़ा। पहले म्यूसिस 1 हुआ, उससे बनी 2 सेल, फिर म्यूसिस 2 हुआ, उससे बनी 4 सेल, ये तो पढ़ा। वैसे ही मियोसिस जब एग बनता है तो वहाँ भी होता है, वहाँ म्यूसिस 1 होगा, म्यूसिस 2 होगा, मगर सेकेंडरी oocyte जो होता है उसमें म्यूसिस 2 आके रुक जाता है, कंप्लीट नहीं होता, वो मेटाफेज 2 पे आकर रुक जाता है। क्यों गया? क्योंकि वो सेंट्रियोल नहीं है, क्योंकि सेंट्रियोल की वजह से ही एक से बनती है 2 सेल, तभी तो डिवाइड होगा। जब सेंट्रियोल ही नहीं होगा तो डिवाइड नहीं कर पाता वो। तो सेकेंडरी oocyte म्यूसिस 2 पे ही होल्ड रहता है, यही सेकेंडरी oocyte वेट करता रहता है स्पर्म का। क्यों वेट कर रहा है? क्योंकि स्पर्म अपना क्या देगा, सेंट्रियोल। जैसे ही सेंट्रियोल देगा तो उसको क्या मिल जाएगा, सेकेंडरी oocyte को सेंट्रियोल मिल जाएगा। जैसे सेंट्रियोल मिलेगा, जो मेटाफेज 2 पे साइकिल जो रुकी हुई थी वो आगे प्रोसीड करेगी। मेटाफेज 2 से क्या बनेगा, एनाफेज 2, उससे क्या बनेगा, टीलोफेज 2, फिर क्या बनेगा, साइटोकाइनेसिस 2, जिससे बनेगी एक बड़ी सेल, एक छोटी सेल। छोटी सेल को क्या बोलेंगे, सेकेंडरी पोलर बॉडी, और बड़ी वाली सेल को बोलेंगे ओवम। इस फिर ओवम से कन्फ्यूज करता है स्पर्म का न्यूक्लियस, इस ओवम से कन्फ्यूज करता है स्पर्म का न्यूक्लियस, जिससे क्या बन जाएगा, फर्टिलाइजेशन के बाद बन जाएगा तुम्हारा जाइगोट। अब देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है। अच्छा, पॉलीस्पर्म में क्या होता है कि एक एग से एक ही स्पर्म फ्यूज करे, उससे ज़्यादा स्पर्म फ्यूज ना करे, इसे बोलते हैं पॉलीस्पर्मी। प्रिवेंट कौन करता है, ज़ोना पैलिसोडा। कैसे? जैसे एक स्पर्म एंटर करेगा एग के अंदर तो ज़ोना पैलिसोडा एक स्पर्म के अंदर आने पे वो अपने आप को कड़क कर लेता, टफ कर लेता, स्ट्रॉन्ग कर लेता, जिसकी वजह से बाकी स्पर्म एंटर नहीं कर पाते। तो एक एग से एक स्पर्म फ्यूज करता है, उसे बोलते हैं प्रिवेंट करना पॉलीस्पर्मी को। A sperm comes in contact with zona pellucida. Secretion of the acrosome of the sperm help the sperm to enter in the cytoplasm, के अंदर आ सके of the ovum को फर्टिलाइज करने के लिए। और फर्टिलाइज करके यहाँ पे क्या होगा, पहले होगा यहाँ पे क्या होगा, कंप्लीशन होगा म्यूसिस 2। म्यूसिस 2 पे कंप्लीट क्यों? क्योंकि इसका सेंट्रियोल नहीं था, तो स्पर्म अपना क्या देगा, सेंट्रियोल देगा, तो उससे क्या हो जाएगा, म्यूसिस 2 कंप्लीट हो जाएगा, जिससे बनेगा फिर ओवम। फिर उस ओवम से कन्फ्यूज करेगा स्पर्म का न्यूक्लियस, जिससे बन जाएगा जाइगोट। समझ में आया? सेकंड पॉलीस्पर्मी का मतलब क्या लिखा उन्होंने, ज़ोना पैलिसोडा इंड्यूस करता है चेंज। जैसे एक स्पर्म आके फ्यूज करेगा ज़ोना पैलिसोडा के साथ, तो ज़ोना पैलिसोडा क्या हो जाएगी, उसकी बॉडी में आएगा चेंज, और वो ब्लॉक कर देगी बाकी स्पर्म के एंट्री को। आया?
लास्ट, नेम द एम्ब्रियोनिक स्टेज दैट गेट्स इम्प्लांटेड इन द यूट्रस। इसका आंसर क्या दोगे? ब्लास्टोसिस्ट। अब रुको तो मैं ब्लास्टोसिस्ट बना के दिखाता हूँ। देखो कुछ ऐसा होता है ब्लास्टोसिस्ट का डायग्राम। तुम याद होगा 1 से बनती है 2 सेल, 2 से बनती है 4, 4 नहीं बोलेंगे 4 ब्लास्टोमियर, 4 से बनते हैं 8 ब्लास्टोमियर, फिर 16, फिर 32, फिर 64, फिर 128। 128 को क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसिस्ट। शेप कैसी होती है इसकी? कुछ ऐसी होती है। ऐसे ये ब्लास्टोसिस्ट का हर सेल में न्यूक्लियस होगा। यहाँ पर हर सेल में क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। इसे बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, जो ऊपर की लेयर है। इसे हम बोलेंगे इनर सेल मास। ट्रोफोब्लास्ट जब ये होती है, इसमें होते हैं 128 सेल्स। नाम क्या होता है? ब्लास्टोसिस्ट। जब ये बन जाता है तब ये जाके इम्प्लांट करता है यूट्रस की वॉल पे। जब इम्प्लांट करता है यूट्रस की वॉल पे तो ट्रोफोब्लास्ट से क्या बनता है? प्लेसेंटा। क्या बनता है इससे? प्लेसेंटा। और इनर सेल मास से बनती है 3 जर्म्स लेयर। नाम क्या होता है? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। जिससे क्या बनेगा? फीटस बेबी। समझ में आया? अब यहाँ पे क्या पूछा हुआ है? ये लिखा हुआ ट्रोफोब्लास्ट लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट गेट अटैच्ड टू द एंडोमेट्रियम वॉल और इनर सेल मास से डिफरेंशिएट क्या बनेगा? एम्ब्रियो। ठीक है। यूट्राइन सेल्स डिवाइड रैपिडली। यूट्रस की वॉल थिक रहेगी क्योंकि यूट्रस की वॉल से ही बेबी को न्यूट्रिएंट मिलेगा, खाना मिलेगा। और ब्लास्टोसिस्ट गेट एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम यूट्रस। होता क्या? जब ब्लास्टोसिस्ट जब आता है ना तो यूट्रस की वॉल में ऐसे पहले अंदर घुस जाता है, एम्बेड धस जाता है, फिर जाके बनाता है प्लेसेंटा की वो से न्यूट्रिएंट ले सके। समझ में आया? ये तुम्हारा हो गया इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। यही क्वेश्चंस घुमा फिरा के टेढ़े मेढ़े करके दाएं बाएं पूछ के तुमसे यही क्वेश्चन वो पूछते रहेंगे क्योंकि ये इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। समझ में आया? ओके चलो बाय। Follow and subscribe us for more.